नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। सम्राट चौधरी का नाम निकल करके आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी पर मुहर लगा दिया है और आरएसएस ने भी हाँ कर दिया है। एक बड़ी विडंबना है कि अब क्या होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी के नाम पर जेडीयू मुहर नहीं लगा रही है। जेडीयू के 70 विधायक बगावत कर दिए जेडीयू नीतीश कुमार के सम्राट चौधरी के नाम पर, और सम्राट चौधरी को बिहार की जनता भी स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी का ही नाम क्यों आया? नीतीश कुमार की क्या उन 4 शर्तों पर गौर नहीं किया गया जो नीतीश कुमार ने 4 शर्तें रखी थी भाजपा के सामने? उस पर भाजपा ने कोई गौर नहीं किया, और गौर नहीं किया तो क्या नीतीश कुमार का प्लान बी एक्टिव हो गया, जो महागठबंधन के साथ मिल करके 130 विधायकों की सूची की चर्चा चल रही थी कि सूची तैयार है, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बना लेंगे अगर सरकार भाजपा नहीं सुनी तो। भाजपा किसी भी तरह का कोई समझौता अपने सहयोगी दलों के साथ नहीं कर रही है, लेकिन यह चीज अब उल्टा पड़ेगा या चुपचाप नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अस्तित्व को खत्म होते हुए देखेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में की है, जेडीयू के कार्यकर्ता हो या जेडीयू के एमएलए हो या सांसद, निशांत कुमार को सीएम देखना चाहते हैं नीतीश कुमार के बाद, या नीतीश कुमार का कोई विश्वसनीय व्यक्ति हो। लेकिन भाजपा का सीएम मंजूर नहीं जेडीयू के विधायकों को। ऐसे में नीतीश कुमार ने अगर समर्थन दे दिया तो जेडीयू के अंदर कई टुकड़े होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि नीतीश कुमार के पार्टी के टुकड़े हों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 से 7 विधायकों की जरूरत है नीतीश कुमार के बगैर सरकार बनाने का। अब अगर नीतीश कुमार ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया ऐसे सिचुएशन में, तो फिर नीतीश की पार्टी टूट जाएगी, जिसको लेकर के 4 शर्तों में नीतीश कुमार ने आशंकाएं जताई थी अपनी। अब विपक्ष कमजोर है, मात्र 41 के आसपास है। नीतीश कुमार को लेकर के 130 के करीब होता है, 126 से 130 होता है। ऐसे में नीतीश कुमार 9 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता भी लेना है और 14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे। यह बात तय हो चुकी है, नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे, और नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे उसके बाद सरकार बनाने का, नया सरकार का प्रस्ताव जाएगा। तो सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर दी है, आरएसएस ने भी कर दिया है। और सम्राट चौधरी बनने का, सीएम बनने का मतलब यह होगा कि बिहार पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस के कब्जे में आना। सम्राट वही करेंगे जो आरएसएस और भाजपा करेगा, यानी कि आरएसएस का मकसद बिहार को प्रयोगशाला बनाने का फिर से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि बिहार को केंद्र बनाया तो बिहार से बंगाल, झारखंड, असम पर कब्जा आरएसएस कर सकेगा। आरएसएस बहुत सातिराना दिमाग से काम कर रहा है। नीतीश कुमार 20 सालों तक मुख्यमंत्री बिहार के रहे, लेकिन नीतीश कुमार अगर इस वक्त यह फैसला किए तो बिहार के नसीब फूट जाएंगे। भाजपा का सीएम किसी भी कीमत पर बिहार में नहीं होना चाहिए, यह जेडीयू का मानना है, जेडीयू के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का। अब नीतीश कुमार किस दबाव और प्रेशर में है यह वक्त बताएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को अगर राजनीति छोड़नी है
तो भाजपा को ही अपना पार्टी हैंड ओवर करना, यानी कि बिहार ने 20 साल तक नीतीश को रखा सीएम बना करके, उस 14 से 15 करोड़ लोगों के साथ धोखा होगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के ही अहम घटक दल चंद्रबाबू नायडू भी बहुत चिंतित हैं। वह चिंतित नीतीश कुमार को लेकर के है कि नीतीश कुमार के पास 85 विधायक और 12 सांसद हैं, जो बिहार और केंद्र के अंदर दोनों जगह सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में नीतीश कुमार को अगर इस तरह भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है साजिश के तहत, तो फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ भी ऐसा नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है। लेकिन कुछ फर्क चंद्रबाबू नायडू का कि चंद्रबाबू नायडू 2/3 बहुमत से सरकार बनाए हुए हैं। अब चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और 2 पवन कल्याण के पास 18 सांसद हैं। यह 18 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर चंद्रबाबू नायडू के लिए भी वही चुनौती होती है कि अगर वह मोदी के साथ रहे तो नीतीश के बाद उन्हीं को तोड़-फोड़ करना है, और चंद्रबाबू नायडू को भी तोड़ने में भाजपा कामयाबी हासिल कर ली तो 2029 तक मोदी को कोई हटा नहीं पाएगा और भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। तो क्या यह मान ले कि 30 सांसद नीतीश और नायडू के मिल करके समर्थन वापस ले लेंगे मोदी सरकार से और सरकार गिरा देंगे? क्योंकि मोदी जब तक कुर्सी पे बैठे रहेंगे तब तक ही यह सब चीज चलेगा। मोदी हटने के बाद यह सारी चीजें बंद हो जाएंगे, तोड़फोड़। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान इजराइल के युद्ध का प्रभाव भारत के ऊपर अभी तक जो पड़ा, इसके बाद आज की रात बहुत कातिलाना रात होने जा रही है। अमेरिका ने जिस तरह से धमकी दी है, ईरान ने उसकी भरपूर तैयारी की है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। झुकने को तैयार तो नीतीश कुमार भी नहीं है। कह दिए कि झुकेंगे नहीं हम और कोई समझौता नहीं करेंगे। फिर भी जो समीकरण हो रहे हैं वह बड़ी अचंभित करने वाले हैं। नीतीश कुमार प्लान बी पर अगर काम करके समर्थन वापस लेकर के नई सरकार बना दे तो एक अलग बात है, जिसकी उम्मीद जताई भी जा रही है और नाउम्मीद भी नीतीश कुमार कर सकते हैं, माना जा रहा है। क्योंकि इस्तीफा इसीलिए वह नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी शर्तें मान ली जाए, लेकिन भाजपा सुनने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में ईरान इजराइल का युद्ध अगर आज रात को भड़क गया तो फिर भारत में बहुत सारी तबाहियां मचने वाली हैं और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के कारण होगा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के द्वारा। गोदी मीडिया जो पूरी तरह से दलाल बन गया है, वह सच्चाइयों को छुपा करके और सरकार का साथ देता है, वह मोदी की सरकार बना रहा है पश्चिम बंगाल में। और 91 लाख लोगों के नाम पश्चिम बंगाल में काट दिए गए हैं और 91 लाख लोगों के नाम काटने के बाद चुनाव आयोग जिस तानाशाहियों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वहां पर अड़ा हुआ है और एक एक अधिकारी भाजपा के वह चुनाव आयोग के वह भाजपा को जिताने में लगे हैं, या पुलिस प्रशासन जो तबादले किए गए हैं दूसरे राज्यों से, भाजपा शासित राज्यों से, वह भाजपा के लिए एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे हैं, जिस पर न्यायपालिका भी चुप होकर के बैठा है। तो किससे उम्मीद कोई करेगा, और अब न्यायपालिका पर भी उम्मीद नहीं रहा। ऐसे में पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के हाथ से जा रहा है, यह तय है। अब यह 100% आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जीत रही है, फिर भी उन्हें हारना पड़ेगा। ममता बनर्जी जीत रही है चुनाव, फिर भी उन्हें चुनाव हारना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं चाहता कि ममता बनर्जी चुनाव जीते। और जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो असम भी कांग्रेस नहीं जीत सकती, भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता है कि भाजपा जीते। तो ऐसे में चुनाव आयोग वही चाहेगा जो भाजपा चाहेगी,
तो फिर आप यह समझ लीजिए इस देश में लोकतंत्र खत्म है। इसका एक उदाहरण आपको और देना चाहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो हेमंत बिश्व शर्मा के पत्नी का 3 नागरिकता साबित किया, 3 पासपोर्ट दिखाए और आरोप लगाया घोटाले का। पवन खेड़ा के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची, दिल्ली पुलिस और असम पुलिस, और छापा मारा। वहां उनके काम करने वाले कर्मचारियों के मोबाइल जब्त किए गए और मोबाइल जब्त करके और पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगा उसकी जांच नहीं हो रही है, जिसने आरोप लगाया उसके ऊपर जांच चल रही है और ईडी चुपचाप बैठा हुआ है। 9 तारीख को असम में चुनाव है और 7 तारीख को छापेमारी बहुत कुछ दर्शा रहा है कि किस तरह सब कोई कंप्रोमाइज है, कि जिसके ऊपर आरोप है उसकी जांच नहीं होगी, जिसने आरोप लगाने की हिम्मत दिखाई उसके ऊपर जांच हो रही है। आप समझ सकते हैं कि कितना लोकतंत्र और पुलिस किसकी गुलाम है और सरकार क्या करना चाहती है। ऐसे में यह सरकार मोदी की बहुत घातक होती जा रही है। हेमंत बिश्व शर्मा जैसे एक जो किसी तरफ का व्यक्ति नहीं है, न घर का न घाट का, वैसे लोगों की हिम्मतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी को हटाना अब इस देश की चुनौती है और उसकी जिम्मेदारी अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर है। और मोदी अगर नहीं हटे तो यह देश पूरी तरह से अब गुलाम होने जा रहा है। अमेरिका और इजराइल का भी गुलाम होगा और मोदी आरएसएस का गुलाम होगा, जो उस गुलामी से यह देश फिर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में लानत है नीतीश और नायडू जैसे नेताओं पर जो ऐसी सरकार को सत्ता में बिठा करके रखे हुए हैं। विपक्ष कुछ भी नहीं कर सकता। विपक्ष के हर आवाज को, सोशल मीडिया के हर आवाज को दबा दिया जाएगा सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। तो सोचिए कि यह नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी चुनौती इस देश के लिए बन गया है। एक तानाशाह का शासन इस देश में हो गया है जो किसी काम का व्यक्ति नहीं है, न तो उसकी सोच है और न कोई समझ है और न ही इस देश को आगे ले जाने की कोई चाहत है, और है तो सिर्फ नकाब के पीछे का जो चेहरा है, काला चेहरा, उस चेहरे को छिपाने की और इस देश को गुलाम बनाने की, जो बहुत बड़ी चुनौती इस देश के लिए बन गया है। सिर्फ इस देश को मोदी ने धोखा दिया, कभी 2 करोड़ लोगों के रोजगार के नाम पर, कभी 15 लाख खाते में आएंगे के नाम पर, कभी अच्छे दिन के नाम पर, कभी आय दुगुनी होगी इसके नाम पर, कभी किसानों को C2+50 MSP मिलेगा उसके नाम पर, कभी अच्छे दिन के नाम पर। लेकिन मिला क्या? सिर्फ धोखा। और इसका कारण है कि यह सब कुछ अगर इस वक्त भी कायम है तो वह नीतीश और नायडू की वजह से। ऐसी नेताओं को इस देश को पहचानना पड़ेगा कि ऐसे नेता कितने घातक हैं। ममता बनर्जी को उनके किए की सजा मिलने जा रही है। अगर ममता बनर्जी चाही होती तो आज नरेंद्र मोदी सरकार में न होते, लेकिन उसकी कीमत अब ममता बनर्जी को अपनी सत्ता चुका करके चुकानी पड़ेगी, सत्ता गवा के चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ममता बनर्जी अब चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि वहां पर ईमानदारी की कोई गुंजाइश ही नहीं है और बेईमानी के सामने चुनाव हारना उनकी मजबूरी होगी। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। और इसके बावजूद अगर ममता बनर्जी जीत गई चुनाव तो फिर दिशा राजनीति की बदल जाएगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।